हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और हम आज आप लोगों को 10वीं वर्ग के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये प्रथम पाठ है और 10वीं वर्ग का बच्चों को ये ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। आप लोग इसे अवश्य सुने, जानें। और ये सारांश मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग को बारी बारी से इसके प्रश्न को मैं बताऊँगा। तब तक के लिए आप सुनिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका शुरुआत 1789 में हुआ था। और 1789 में यानी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा और जो शब्द है वो सबसे पहले यूरोप से ही पुनर्जागरण हुआ था और यूरोप से ही पूरा दुनिया में प्रचलित हुआ था। और इसके विषय में यदि हम जानें तो सबसे बड़ी श्रेय जो है हम नेपोलियन को दे सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने उनके आक्रमण, नेपोलियन बोनापार्ट का जो आक्रमण था, यह आक्रमण संपूर्ण यूरोप में और सभी देशों में, यूरोप के देशों में एक राष्ट्रवाद के भावना का उथल पुथल कर दिया था। और इसमें हम देखते हैं ज़्यादा करके, यानी यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये आता है ये राष्ट्रवाद। यदि राष्ट्रवाद होता क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, जैसे हम देखें तो यह ऐसे यानी एक ही सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से राजनीतिक जागृत को परिवेश में रहना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद जो है वह लोगों को एक ही परिवेश में रहने के लिए, चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो या सामाजिक दशा हो, ये सभी यानी प्रत्येक व्यक्ति को इन दशाओं में एक साथ रहने के लिए जागृत करता है और ये आमंत्रित करता है। और ऐसी भावनाओं को सबसे पहले नेपोलियन ने यूरोप में फिट किया था और ये शुरुआत किया था। इसके पहले नेपोलियन ने दुनिया में बहुत सारे देशों में वो गए, लेकिन यूरोप के और सभी देशों पर आक्रमण करना और अपने जो राष्ट्र था यानी उनका जो राज्य था उसका विस्तार करना, एक कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों और वहाँ के जनता और वहाँ के जो और शासक थे उनको ये परिभाषा वो दे दिए थे, जो अपने राष्ट्र से ही प्रेम करना चाहिए और इसका विस्तृत के रूप में, इसको विकास के रूप में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और हमें ऐसे अवसरों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका आग सबसे पहले फ्रांस में लगा। फ्रांस वास्तव में आज के समय में भी भारत के जनसंख्या के अनुसार बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा है। जैसे कि हम मान लें बिहार के जनसंख्या से भी शायद वहाँ के जनसंख्या कम है। इस तरह से छोटा जनसंख्या के रूप में छोटा ये देश था, लेकिन वो अमीरी के रूप में या शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं बहुत बलवान देश था। और ये दुनिया में बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य भी किया था। इस तरह से उसके पास शक्ति था। और इस तरह से वहाँ पर देखा जाता है ये चार्ल्स दसम यानी 10वां जो था वो बिल्कुल निरंकुश और प्रतिक्रियावादी वो शासन का रूप अपनाया था। और ये निरंकुश रूप से वहाँ पर शासन किया था। यानी फ्रांस में राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो अब धीरे धीरे का उभर रही थी, क्योंकि वहाँ के जनता राजा और जो चार्ल्स 10वां था उसके खिलाफ में अपना एक रूपरेखा तैयार कर लिए थे। वहाँ के जो लोकल शासक थे उन्होंने भी इस बात को ये अपने अंदर एक कार्य के रूप में, उत्तरवादी के रूप में और जनता को समझाने में भी कुछ अपना भागीदारी निभाने लगे। लेकिन ये जो शासक था चार्ल्स 10वां, ये बहुत निरंकुश था। उसके खिलाफ में वहाँ के मजदूर, किसान और वहाँ के कुछ लोकल नेताओं ने और बुद्धिजीवियों ने धार्मिक स्तर पर भी उसका विरोध किया गया। और इसका विरोध इतना तगड़ा हुआ जो उसके विरोध को देखकर
पूरा यूरोप में एक महायुद्ध का एक रणनीति तैयार हो गया और उसके अंदर ही गृह युद्ध की भावनाएं जो है जागृत हो गई। और यह जो है कहा जाता है जे उनके कार्यों का जो है क्या किया गया, अवहेलना करके उनके कार्यों को जो है बिल्कुल लोग निंदनीय समझकर और निंदा करते हुए ये 1830 में सभी लोगों ने जो है उन शासक के विरोध में खड़ा हुए और एक युद्ध किया, एक क्रांति का आह्वान किया। और इसी क्रांति को कहा जाता है, ये जो है 28 जून 1830 में ये क्रांति हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं जे एक फ्रांसीसी जो है वो 1830 ईस्वी का जो है क्रांति था। और इस क्रांति से जो है पूरा यूरोप के देश जो है राष्ट्र जो था वो भी प्रभावित हुआ। और इसके लिए इसके बाद जो है इटली, जर्मनी का एकीकरण कहा जाए या यूनान, पोलैंड, हंगरी जैसे जो देश थे वो भी बिल्कुल जो है सामने आ चुके थे और उनके अंदर भी राष्ट्रवाद के भावनाओं और अपने आज़ादी के लिए लड़ाई और बुरे जो वहाँ के शासक थे उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाना, ये सब जो है आम बात यानी शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं जब फ्रांस के लोग जब लड़ाई किए तो जो है जल्दीबाजी में उसका जो शासक था वो रिटायर हुआ, ख़त्म हुआ और फ्रांस का आज़ादी मिली। और इससे जो है इन देशों का भी थोड़ा सा सीख मिली। और इन देशों में अगर हम पहले कहें तो इटली का जो है यहाँ का जो है शुरुआत हुआ 1853 ईस्वी में। इसके पहले अगर देखा जाए तो इटली में जो है सबसे पहले जो है मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मेजनी आया। और मेजनी जो है एक साहित्यकार था, एक कुशल गणितांत्रिक विचारधारा वाला समर्थक, जो है योग्य सेनापति था, यानी सेनापति के रूप में उन्होंने काम किया था। और उन्होंने आकर जो है पूरा जो इटली था उसमें यंग इटली और कई प्रकार के संस्थाएं जो है तैयार किया और तैयार करके बहुत सारे युवा लोगों को उसमें आह्वान करके बुला के, और इस तरह से जो है उनका ये मानसिकता था ये पूरा इटली को एकीकरण कर लें, क्योंकि इटली का एकीकरण करना बहुत ज़रूरी था। इटली जो है वो छोटा 300 राज्यों में विभक्त था और 300 राज्य में विभक्त होने के बाद जो है वो बिल्कुल अब्बर और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। और इस तरह से वो लोग देखते थे जी यह एक तो छोटा जनसंख्या वाला देश और जो है 300 राज्यों में छोटा शहरों में बढ़कर एक अलग अलग देश और राष्ट्र तैयार हो गया था, जिससे मजबूती ख़त्म हो गई थी। एक जो है बुद्धिजीवियों ने इसको जो है बहुत ज़रूरियात समझा कि ये सभी देश जब एक हो जाएंगे तभी जो है ये देश का जो है तरक्की होगा और ये देश जो है दुनिया में थोड़ा सा फिटनेस तैयार कर पाएगा। और इसके बाद जब मेजनी आया तो मेजनी अपने विचारधारा को रखा, बहुत सारे लोगों को समझाया और अपने कार्य को भी बहुत आगे तक लेकर गया। लेकिन इसके बाद उसके जब देहांत हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर काउंट काबूर आया और काउंट काबूर ने इस बात को जो है आगे के तरफ लेकर गया। और काउंट काबूर का जो है वो सबसे पहले 1853-54 में आगमन हुआ और उन्होंने इटली के जो है बहुत सारे एकीकरण के लिए ये दूसरा चरण अपनाया और बहुत सारे लोगों को जो है वो क्या किया साथ में मिलाया। देखा जाए तो इटली का जो है एकीकरण के लिए सबसे बड़ा विरोधी और कोई था तो ऑस्ट्रिया था और फ्रांस था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था ताकि इटली जो है वो कभी जो है एकीकरण हो, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया उस समय का जो है संपन्न राष्ट्र थे। लेकिन उसी समय में इटली के जो छोटा राज्य बटा हुआ था वो कई राज्य का राजा और सरकार शासन जो है वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अधीन में था, यानी उसके संपर्क में था। इसीलिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं चाहते थे ताकि जे इसका जो है खात्मा एक एकीकरण हो और एक संपन्न राष्ट्र बने। लेकिन जैसे जो है मेजनी ख़त्म हुआ और उसके बाद से काउंट काबूर आया तो काउंट काबूर ने सबसे पहले क्या किया जे ऑस्ट्रिया और फ्रांस से मित्रता की और मित्रता करके यहाँ जो विरोधाभास अवस्था था उसको हल किया और हल करके वो जो है तत्कालीन अवस्था में अपने सहयोगी यानी गैरीबाल्डी को, जो एक नाविक था पेशा का, उनको जो है वो बिल्कुल अपने साथ में लाकर और तब इसका जो है एकीकरण करने में अपना जो है कार्य को जो है सफल बनाया। इस तरह से जो है उसका जो है इटली जो है वो एकीकरण हो गया। और उसके बाद से हम चलते हैं इटली के एकीकरण होने के बाद उसके सटा हुआ पड़ोसी देश जर्मनी, ये भी 300 राज्यों में विभक्त था
और इसके भी एकीकरण करने में बहुत सारे बाधाएं थी और इसके बाधाएं कहीं खोजने लायक नहीं थी। ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो इस पर आधिपत्य हासिल किए थे और वो नहीं चाह रहे थे ताकि इटली और फ्रांस जो है कभी आज़ाद हो, क्योंकि उसके आज़ादी से उनको जो है तकलीफ़ थी और इसी तरह से जो है वो अड़ंग डाले हुए थे। लेकिन जो है फिर यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो है अनेक प्रकार का जो स्वतंत्र राज्य जो अलग अलग विभक्त था, उसी में एक और भी राज्य था जिसका नाम था प्रसा। और प्रसा वहाँ का एक बड़ा राज्य था और एक राष्ट्र भी था संपन्न जो इटली में था। और वहाँ के जो शासक था उसका नाम था फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक वहाँ का शासन था। जर्मनी के जो प्रसा राज्य था, राष्ट्र था, उसका वो शासक था और बड़ा शासक होने के नाते उन्होंने बहुत सारे राज्यों को खुला रहने में ही भलाई समझा और जो लोग आंदोलन कर रहे थे एकीकरण करने के लिए उनको जो है वो बलपूर्वक दबा दिया, उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से जो है जर्मनी का जो एकीकरण था वो प्रस्त होने लगा था। लेकिन जैसे फ्रेडरिक का मौत हुआ, देहांत हुआ, उसके बाद से वो प्रसा का जो है वो शासक के रूप में कहा जाए तो उसी का भाई विलियम हो गया। और विलियम जो है जैसे शासक बना तो विलियम जो है एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उन्होंने ये अपने समय में ये उचित समझा कि वह देश को यानी इटली को एकीकरण करने में ही भलाई है, एक सिर्फ प्रसा को ये लेकर चलना उचित नहीं है। और इस तरह से ज़रूरियात समझते हुए देश में जो है इस बात को जो है हंगामा करा दिया गया जो एकीकरण होना जरूरी है। और अपने सहयोग के लिए उन्होंने एक कुशल जो है व्यक्ति यानी बिस्मार्क को तत्कालीन प्रधानमंत्री बनवाया। यानी प्रसा का प्रधानमंत्री जो है वो बिस्मार्क हुआ। यानी यह बिस्मार्क जो है वो विलियम जो शासक था, राजा था, वो अपने सहयोग के लिए जो है अपने राष्ट्र यानी अपने राज्य यानी प्रसा का जो है प्रधानमंत्री बना दिया बिस्मार्क को। बिस्मार्क ने जो है इस बात को करते हुए पूरा जर्मनी में पूरा एक बात को जो है बिल्कुल छीड़ दिया, सूझबूझ और कर्मठता से अपने इस देश में जो है पूरा राष्ट्रवाद के भावना को उजागर किया और सभी लोगों को एक साथ लाकर और जो है जाते जाते यानी देखा जाए बलपूर्वक हो या किसी तरह से उसको जो है जर्मनी को एकीकरण करने में विलियम और बिस्मार्क दोनों यानी राजा और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर अपने बलपूर्वक और किसी तरह से जो है जर्मनी को एकीकरण यानी 1871 तक कर लिए। और 1871 तक देखा जाए तो इटली का भी एकीकरण हो गया था। लेकिन पहले इटली का एकीकरण हुआ, फिर बाद में इसको देखते हुए उसका पड़ोसी राष्ट्र यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ। और इटली के एकीकरण में हम पढ़े हैं कि वहाँ पर जो है मेजनी और काउंट काबूर और गैरीबाल्डी वहाँ के प्रमुख नेता थे जिन्होंने उसको जो है एकीकरण करने में जो है वो किए थे, अपना भागीदारी निभाए थे। और उसके बाद से जर्मनी के एकीकरण करने में विलियम और जो है बिस्मार्क जो है अपना भूमिका को निभाए थे। और इसके बाद से हम चलते हैं जो इस तरह से पूरे यूरोप में जो है इस बात का उथल पुथल मच गया था, जिसमें सबसे पहले यूनान भी था। यूनान भी गुलाम था और यूनान पर जो है कब्जा ज़्यादा करके देखा जाए तो यूनान पर कब्जा जो है वो मिस्र और तुर्की का था। मिस्र और तुर्की उस समय का जो है संपन्न देश थे और इन्होंने यूनान पर अपना कब्जा जमा कर रखा था। और इस डर से जो है यूनान को अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी। और इसका जो है राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था ये बहुत सारा जो है ये हंगामा करके आया और वहाँ पर उथल पुथल कर दिया। और इस तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एकत्र होकर इकट्ठा होकर और मिस्र और तुर्की पर हमला कर दिए। और मिस्र और तुर्की पर हमला करने के बाद मिस्र और तुर्की जो है बिल्कुल अपने यूनान को छोड़कर अलग अलग भाग गए और यूनान जो है उसी समय जो है आज़ादी का जो है रास्ता पर आ गया और आज़ादी पा गया। उसके बाद से हम चलते हैं हंगरी पर। हंगरी जो था वो ऑस्ट्रिया के अधीन में था। ऑस्ट्रिया उस पर अपना आधिपत्य हासिल किया था, जमाया हुआ था। और जो ऑस्ट्रिया जो है नहीं चाह रहा था कि हंगरी जो है वो आज़ादी पाए, लेकिन वहाँ पर जो है
वहाँ का जो कोसुत और फ्रांसिक जो है वो फ्रांसिक डिक नाम का एक व्यक्ति था, फ्रांसिसिक डिक और कोसुत, ये दोनों आदमी मिलकर और जो है हंगरी की लड़ाई लड़े। और हंगरी की लड़ाई लड़ने के बाद से ये मालूम हुआ हंगरी जो है वो नहीं चाह रहा था कि वहाँ पर आज़ादी दिया जाए, और जो है बहुत सारे अपने बलपूर्वक जो है इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर जो है और वहाँ ये लोग जो है हंगामा कर दिए ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है वो 1848 में इस बात को क्या किया, स्वीकार किया जो हम आप लोग को आज़ादी दे देंगे, और इस तरह से जो है हंगरी को उन्होंने आज़ाद किया। और जाते जाते अंत में जो है हंगरी को छोड़कर ऑस्ट्रिया अलग एक राष्ट्र बन गया और हंगरी को एक राष्ट्र छोड़ दिया। और उसके बाद से हम देखते हैं पोलैंड, और पोलैंड एक छोटा सा बोहेमिया पोलैंड, ये भी जो एक छोटा सा राष्ट्र था, और इन राष्ट्रों पर ऑस्ट्रिया और रूस का आधिपत्य था। रूस जो है वो नहीं चाहता था कि पोलैंड आज़ाद हो, लेकिन पोलैंड को वो कभी कभी क्या करता था, रोक लेता था। लेकिन इनके जो वहाँ के जो राष्ट्रवाद की भावना थी ये जागृत थी, और ये पूरा उथल पुथल में और पूरा जोश प्रोत के साथ चल रहा था। इसके आगे जो है रूस जो है इसको रोक नहीं पाया, और रूस जो है हमेशा के लिए पोलैंड को भी आज़ाद कर दिया। और इस तरह से बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर यानी यूरोप में यूरोप के राष्ट्रों का उदय कैसे हुआ, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई। बहुत ऐसा देश था जहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की बहुत कमी थी, जैसे इटली, जर्मनी और पोलैंड और यूनान जैसे या बोहेमिया जैसे देशों पर वहाँ का लोगों को राष्ट्रवाद के बातों को समझाया गया। वहाँ के जो उदारवादी नेताओं थे उन्होंने अपने बलपूर्वक खून से, अपने जो है किसी प्रकार के हेल्प से, सहायता से जो है अपने देश और राष्ट्र को आज़ादी दिलाया। और जो है वहाँ जो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ। और फिर हम इसके प्रत्येक प्रश्न के साथ आगे वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।